हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैथ्स लिमिट का होगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट और अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक फंक्शन को हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व करने का प्रयास किया हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, जिसमें लिमिट का कम से कम 8 से 9 वीडियो लेक्चर है और सभी के सभी अलजेब्रिक फंक्शन पे आधारित क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टाइप होगा वो होगा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम सबसे पहले फार्मूला को समझेंगे कि त्रिकोणमिति में कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई करके हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से समझिएगा। और अगर आज का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैं फार्मूला को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर उसे समझ लेते हैं तो आप यहाँ से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सॉल्व जरूर करेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव से भी आपको 2 क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, जहाँ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फार्मूला को अच्छा से समझिए। देखिए, हमने पहले ही क्वेश्चन को लिख लिया है। ऐसे तो एक ही फार्मूला होता है त्रिकोणमिति के लिए, लेकिन हम उसी को डिराइव करके बहुत सारा फार्मूला को लिख दिया है। ठीक है, आप इसको समझिएगा। लाइक फार्मूला नहीं समझिए, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, पहला देखिए बाबू, ये फार्मूला जो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी त्रिकोणमिति का, जब भी ट्राइगोनोमेट्री का फंक्शन आए और उसका लिमिट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, और आपको फार्मूला इसमें अप्लाई करना है, तो x टेंड्स टू जो 0 है, हमेशा इसको 0 रखना है। एग्जाम में कभी 0 भी देता है और कभी दूसरा नंबर भी दे देता है। स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो ठीक है, अगर x टेंड्स टू 0 नहीं है तो आपको उसको 0 बनाना होता है। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन हम जितना क्वेश्चन लिया हूं, तो स्टूडेंट्स बीच में वीडियो को रोकना पड़ा था। तो सबसे पहले आप देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट देंगे और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और इसको आप अच्छे से ईमानदारी से समझने का प्रयास भी करेंगे, तब आप समझ पाओगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x। अब इस कौन सी फंडा है कि sin x ऊपर है, नीचे x है। यही बात तो स्टूडेंट्स आपको समझना है कि अगर साइन के साथ में एंगल में देखिए क्या है, एंगल में अगर x है और उसी एंगल से अगर ये डिवाइड हो रहा है, मतलब साइन के एंगल में क्या है, x है, सिर्फ x, और उसी x से स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड भी हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। दूसरा देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके मन में जो भी सवाल आता है, स्टूडेंट्स क्या क्या मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे रखा हो। क्वेश्चन नहीं, फार्मूला बेस क्वेश्चन। ठीक है, आप मेरे से कौन कौन से सवाल करते हैं, जैसे कि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो स्टूडेंट मेरे से बहुत सारे सवाल करते थे, वही सवाल मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं, सर अगर साइन के साथ में 2x हो, तो बाबू अगर देखिए साइन के साथ में 2x है एंगल में ना, साइन का एंगल है 2x और 2x से ही डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी जितना साइन का एंगल है और उतना से ही डिवाइड हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये किसको अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तब ऐसा फार्मूला अप्लाई होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1। स्टूडेंट्स, क्या मैंने बतलाया कि साइन का जो एंगल है वही एंगल से डिवाइड हो रहा है, सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, उसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, हमने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin mx अपॉन mx। फिर देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, साइन का जो एंगल है mx और mx से ही डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर साइन के साथ में जो एंगल है, चाहे वो 100 ही क्यों ना हो, साइन का एंगल अगर 100x है और 100x से डिवाइड हो रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। समझ गए?
तो ये 3 क्वेश्चन 1, 2 और 3 फार्मूला बेस पे, और तीनों में देखिए हमने x टेंस टू 0 लिया, लेना ही पड़ेगा तब फार्मूला ये अप्लाई होगा। सबका आंसर क्या आया 1 1। अब देखिए 4 के बाद थोड़ा अब चेंजिंग होने वाला है स्टूडेंट्स। 4 में देखिए लिखे हैं लिमिट x टेंस टू 0 sin mx बटे nx। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका एंगल है mx और नीचे वाला का एंगल है nx। अब यहाँ क्या होने वाला है, अब यहाँ होने वाला है स्टूडेंट्स, एक चीज करता हूँ, n को काट देते हैं, ठीक है, बाद में इसको समझा देंगे, अच्छे से समझेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स sin mx बटे x, हमने बतलाया कि साइन का जो एंगल होता है उतने से अगर ये डिवाइड हो तो आंसर मेरा 1 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा नहीं है, साइन का एंगल है mx लेकिन डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ x से। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m हो जाएगा। कैसे m होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 sin mx बाय, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है, हम क्या करते हैं इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी कर देते हैं। क्या इसमें कोई फर्क है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया x को m दे दिया और m से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, तो बताइए ये m कट जाएगा, मतलब इतना इनपुट जाएगा। हमने ऐसा स्टूडेंट्स क्यों किया, इसीलिए कि अगर साइन का जितना एंगल है उतना ही एंगल नीचे लाने का प्रयास किया। तो बताओ स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होने वाला है 1, और 1 मल्टीप्लाई m बराबर क्या हो जाएगा m, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि साइन का जो एंगल है उतना से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 1 होगा, साइन का जो एंगल है उतना से डिवाइड नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट x के साथ में जो कोफिशिएंट है वही आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स ना 8, आपको सर 5 छोड़ दिए, हाँ छोड़ दिया, पहले 8 समझिए। अब देखिए लिमिट sin 2x बटे x, यहाँ भी देखिए स्टूडेंट साइन के एंगल में 2x है लेकिन नीचे में यहाँ पर x है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा 2। अब कहोगे कैसे, इसका आंसर कैसे 2 दे दिए सर, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x, नीचे में आपका स्टूडेंट्स x है तो यहाँ पे x लिख देंगे, लेकिन देखिए साइन का एंगल है 2x स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 2 से कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा 1, और 1 मल्टीप्लाई 2 तो क्या बनने वाला है आंसर 2। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 और 4 रिपीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होने वाला है m, डायरेक्ट लिख सकते हैं, और पूछे आपको कोई तो बता दीजिएगा इस तरह से एक्सपेंड करके। अब देखिए स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इसका आंसर होगा m बटे n, इसका आंसर 5 नंबर का आएगा sin mx बटे sin nx, का आंसर होगा m बटे n। अब कहोगे कि m बटे n कैसे आंसर होगा, देख लीजिए कैसे होने वाला है स्टूडेंट्स। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 sin mx, स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड कर देते हैं x से अपने मन से, फिर देखिए आपका नीचे में है sin nx और इसको भी डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स x से। कोई फर्क है, इस नंबर को x से डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी x से डिवाइड कर रहे हैं, क्या ये x कट जाएगा, फिर ये जो कंपाउंड बच रहा है ये दोनों सेम ही है, मतलब जिस नंबर को हम x से डिवाइड कर रहे हैं सबसे नीचे वाले नंबर को भी उतने से ही डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड करिएगा तब ऐसा होता है स्टूडेंट्स। अगर हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा m बटे स्टूडेंट्स नीचे वाला प्रोडक्ट में अगर हम लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा n होगा। तो बताइए डायरेक्ट जब भी एग्जाम में पूछे sin mx बटे sin nx तो स्टूडेंट्स ऊपर वाले x का कोफिशिएंट बटे नीचे वाले x का कोफिशिएंट ही आपका आंसर होगा। एक्सप्लेन करोगे तो इस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने उल्टा करके लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, लेकिन यहाँ पे sin x नोमिनेटर में है, x डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे हमने क्या किया x को नोमिनेटर में और sin x को डिनोमिनेटर में लाया। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा 1।
अब कहोगे कैसे हुआ है, क्योंकि साइन का जो एंगल है उसी एंगल से यहाँ ऊपर भी है, साइन का एंगल और ऊपर वाले नोमिनेटर x दोनों क्या है, सेम है, इसलिए आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में साइन का है mx, ऊपर भी mx से डिवाइड है, इसीलिए आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 ना। चाहे वो साइन x नीचे हो या ऊपर, यानी नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में, अगर साइन का एंगल जितना है उतने से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर स्टूडेंट हो जाएगा 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर, अब स्टूडेंट देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में x है नीचे mx है, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/m। कहोगे क्यों, क्योंकि साइन का एंगल mx है लेकिन नोमिनेटर में सिर्फ x है, इसका m जो है कांस्टेंट जो है इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम इसका आंसर लिखेंगे 1/m। ऐसा नहीं करता ना स्टूडेंट्स, बहुत सारी गलती करके m लिख देते हैं। m कब होता, जब ये sin mx ऊपर होता और x नीचे होता। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9 में, लेकिन हमने इसको जस्ट अपोजिट कर दिया तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 1/m। अब कहोगे कैसे हुआ, तो देखिए 1/m आंसर कैसे होने वाला है स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय sin mx। स्टूडेंट्स नीचे में sin mx है, हम इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1/m। क्यों लिखे स्टूडेंट्स, हम यहाँ m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m से डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होने वाला है 1, और 1 मल्टीप्लाई 1/m, तो बताइए क्या होगा आंसर 1/m होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, कहता है कि sin nx/mx क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम है, इसमें हमने sin mx रखा और नीचे sin nx, इसमें स्टूडेंट्स sin nx ऊपर है mx नीचे है, इसका आंसर हो जाएगा n/m। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि बाद में बताएंगे कि यहाँ पे हमने nx दे दिया, स्टूडेंट देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 12 नंबर, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin mx/nx, तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा m/n। आप कहोगे कैसे, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका है sin mx, और ये जो x है इस x से इसको हम ऐसे कर देंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 1/n, कौन सा, ये बाहर कर दिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होने वाला है m मल्टीप्लाई 1/n हो जाएगा m/n। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम 10 का फार्मूला बताएंगे। 10 का भी फार्मूला साइन की तरह होता है, साइन में जितना हम फार्मूला लिखे हैं वही फार्मूला 10 में अप्लाई होता है। हम 1-2 फार्मूला लिख देते हैं, आप खुद अपने से लिख लीजिएगा। साइन का जितना भी फार्मूला लिखा हूं उसी तरह से आप साइन की जगह 10 पुट कर दीजिएगा और आंसर आपका सेम होगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन हम समझा के आपको बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10 का है। 10 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x, दोनों का एंगल स्टूडेंट्स सेम है, यहाँ भी आंसर क्या होगा, आंसर 1 होगा स्टूडेंट्स, साइन की तरह ही। स्टूडेंट 2 नंबर है 10mx/mx, 10 का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड हो रही है, इसका आंसर हो जाएगा 1 स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3
10mx/x है, इसमें m नहीं है नीचे से डिवाइड, स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा m। कैसे? जैसे हमने साइन को एक्सप्लेन करके बतलाया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 10mx/mx है, इसका आंसर हो जाएगा m/n। कैसे होगा? हमने जो साइन में बतलाया था आपको एक बार फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 10mx/x बाय 10nx/n। इसमें अगर लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा m बाय, और इसमें नीचे वाले में लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा n। ऐसा क्यों होता है कि देखिए mx से एंगल है लेकिन सिर्फ x से डिवाइड हो रहा है, हमारा आंसर ये x का कोफिशिएंट m हो जाएगा। नीचे में देखिए स्टूडेंट्स 10 का एंगल है nx, सिर्फ x से डिवाइड हो रहा है तो x का कोफिशिएंट n, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीटली इसका आंसर क्या होने वाला है? m/n। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, हमने साइन की तरह ही इसको उल्टा करके लिखा है, जितना ऊपर x है उतना ही 10 का एंगल है, इसलिए आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। ठीक है, तो 10 का जितना भी फार्मूला है वो साइन की तरह है, तो आप 11 फार्मूला लिख लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने साइन का फार्मूला और टेन का फार्मूला समझ लिया। साइन का जिस तरह से फार्मूला अप्लाई होता है उसी तरह से टेन का फार्मूला भी अप्लाई होता है, लेकिन कॉस का फार्मूला कुछ अलग होता है स्टूडेंट्स, दोनों से हटके। देखिए किस तरह से इसको हम लिखते हैं, 1 लिमिट cos x बराबर स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 हमेशा होना चाहिए, तभी ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। cos x, इसमें x से स्टूडेंट्स डिवाइड नहीं होना चाहिए, x से डिवाइड हम नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ x होना, cos x होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। दूसरा नंबर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax, स्टूडेंट हमने x के साथ में a मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आंसर हमारा 1 ही होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि x का कोफिशिएंट a है तो आंसर a दे देते हैं, ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा लेकिन ये आंसर होने वाला नहीं है। हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos mx हो तो भी इसका स्टूडेंट आंसर 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos a प्लस b x, तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर आपका 1 ही होगा, क्योंकि x के साथ में ये पूरा एंगल मल्टीप्लाई है, इसीलिए आंसर 1 ही होगा। लेकिन स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax प्लस b, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका आंसर 1 नहीं, यहाँ पे आपका आंसर b होने वाला है। अब कहोगे कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि x जो था a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई है, इसीलिए मेरा आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आपका आंसर 1 नहीं होकर a किसके साथ मल्टीप्लाई है, b नहीं, सॉरी। अब देखिए स्टूडेंट्स हम x के जगह 0 पुट कर देंगे तो a इंटू 0 तो कितना 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका 0 होने वाला है स्टूडेंट, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ये x 0 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा b, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट cos b। अब कहोगे क्यों, क्योंकि इसमें x तो है नहीं, इसीलिए इसमें लिमिट अप्लाई नहीं होगा, और जो कांस्टेंट ये कांस्टेंट की तरह है और कांस्टेंट यहाँ उतर जाएगा, यानी cos b आपका आंसर होने वाला है। एक और क्वेश्चन 6 नंबर में, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय cos x, तो इसका भी स्टूडेंट्स 1 आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि cos के साथ में सिर्फ और सिर्फ x है। अगर मैं लिखूं x टेंड्स टू 0 स्टूडेंट्स और 1 बाय cos
mx, इसका भी स्टूडेंट्स आंसर 1 ही होगा। अब क्यों? क्योंकि x के साथ में m है और यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, cos 0 होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स 1, इसीलिए हमारा होल वैल्यू क्या होने वाला है 1। एक लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय cos a प्लस b x। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने लिखा 1 अपॉन cos a प्लस b x, हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये होल वैल्यू एंगल हो जाएगा 0, यानी cos 0 का वैल्यू 1 और इसका लिमिट का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। लेकिन देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स ये वाला आंसर को 1 अपॉन cos ax प्लस b है और यहाँ पे हम क्या करेंगे x के जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 बाय cos b ना, ये 1 अपॉन cos b होने वाला है और cos b जब ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स हो जाएगा sec b, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो हमने आपको प्रयास किया है कि फार्मूला के आधार पर जितना भी आपको ये प्रॉब्लम आने वाला है न्यूमेरिकल में उससे अवगत करा देना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करना। आप इसको अच्छा से समझ लीजिए, एक दो बार अच्छा से देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आई थिंक। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ और प्रकार के प्रॉब्लम आ सकता है, उस पे हम विचार करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने ये क्वेश्चन है sin a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स। इसका देखिए ये x और ये x मिल रहा है, लेकिन इसका एंगल में x के कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, हमारा आंसर a प्लस बी ही हो जाएगा। अगर यही a प्लस बी से डिवाइड होता तो आंसर हमारा 1 होता। दूसरा नंबर देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री बटे x। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिक्कत होने वाली है, यहाँ साइन का एंगल में है x डिग्री लेकिन हमारा यहाँ पर x है, यानी ये नीचे वाला x रेडियन में है और ऊपर वाला x डिग्री में है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस x डिग्री को रेडियन में चेंज कर देंगे। तो आपको सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन, इसीलिए x डिग्री बराबर होगा पाई x बाय 180 रेडियन। समझ गए स्टूडेंट्स, मतलब 180 डिग्री बराबर पाई तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180। हमें यहाँ x डिग्री दिया है स्टूडेंट्स, इसीलिए x डिग्री बराबर पाई x बटे 180। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कुछ चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, इस x डिग्री के बदले में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये लिखने वाला हूं, ये हो जाएगा आपका पाई x बटे 180 बटे x। अब विचार करिए स्टूडेंट्स, एक लाइन और लिखते हैं समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे साइन पाई बटे 180 इंटू एक्स है और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स नीचे में x है, यहाँ x का कोफिशिएंट पाई बटे 180 बच रहा है, लेकिन इसमें देखिए स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ x है, एंगल दोनों का समान नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x के साथ में जो नंबर है स्टूडेंट्स वो होने वाला है, यानी आंसर हो जाएगा पाई बटा 180। आई होप कि आप समझ रहे होंगे अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन होता है इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 0 देखिए
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होगा, sin mx बटे 10mx। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या स्टूडेंट्स, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसका आंसर हो जाएगा m बटा m बराबर 1 आंसर। अगर मैं इसको n कर दूं तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा m बटा n आंसर। अब देखिए m बटा n आंसर कैसे हुआ उसको मैं बतलाता हूँ, यहाँ से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं sin mx बटे x बाय 10nx बटे x। हमने क्या किया, एक्स्ट्रा x लाया हूँ, x से यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। ये प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, इसको कटा देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, लिमिट ऊपर और नीचे दोनों में लगता है। लिमिट हमने शुरू में बतलाया था कि लिमिट किस तरह से फंक्शन में अप्लाई होता है, एक इसके बाद मैं फिर से बता दूंगा। तो लिमिट इसमें भी अप्लाई हो रहा है और इसका आंसर होने वाला है m। नीचे लाइन खींचो और इसका आंसर होने वाला है n, तो हमारा आंसर m बटा n। देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट किस तरह से अप्लाई होता है। अगर हमारा है फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बटे gx, तो देखिए लिमिट इसमें हम कैसे लगाएंगे, लिमिट fx बाय मतलब आपका क्वेश्चन में जितना भी फंक्शन होगा सभी में जाके लिमिट अप्लाई होता है। देख लीजिए ऊपर में fx है, उसमें भी x टेंड्स टू 0 fx लिमिट अप्लाई हुआ है। नीचे में gx है, वहां भी जाके लिमिट x टेंड्स टू 0 gx अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, दो फंक्शन प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, किसी भी रूप में हो, अगर हमें लिमिट अप्लाई करना है तो लिमिट उसके साथ में जाकर वहां पे जाके उसके साथ अप्लाई हो जाता है और लिमिट हम वहां से फाइंड कर लेते हैं। इस बात को आप समझिएगा अच्छा से। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो एक और प्रॉब्लम आपको आने वाला है। वो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई बटा 2 sin x बटे x। अब देखिए स्टूडेंट, आपके सामने ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बटे 2 sin x बटे x। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर 1 दे देंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो इसका आंसर 1 होगा, आप भी तो बताए थे, लेकिन मैंने नहीं बतलाया। स्टूडेंट देखिए, हमने बतलाया था x टेंड्स टू 0 होगा तब ये फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बटे 2 है स्टूडेंट्स। और जब ये x टेंड्स टू पाई बटा 2 हो तो हमें इसमें ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, अगर मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो आंसर आई थिंक हो जाता है। देखिए, तो अगर हम x के जगह पाई बटे 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे होने वाला है 1 और नीचे होने वाला है पाई बटे 2। ये मेरा आंसर है, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे ये हो जाएगा sin पाई बटा 2 बाय पाई बटा 2। इसका आंसर होगा 1 बाय पाई बटा 2, यानी 2 बटा पाई आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करके 1 लिख देते हैं, लेकिन 1 नहीं होगा। कब होगा 1, जब ये 0 हो। देखिए एक और क्वेश्चन, इसी को हम ऐसे करके लिखते हैं, इसको cos और इसको पाई बाय 2 माइनस x। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है, क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बटा 2 cos x बाय पाई बाय 2 माइनस x। अब यहाँ पे दिक्कत होने वाला क्या है, इसका आंसर तो पहले 1 होगा नहीं। दूसरा, अगर इसमें पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, आंसर देख लीजिए, x टेंड्स टू पाई बटा 2 cos पाई बाय 2 बाय पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। ये स्टूडेंट्स 0 बटा 0 आंसर आ गया। क्या समझ में आया आपको? हमने इस लिमिट में x के जगह पाई बाय 2 पुट किए तो स्टूडेंट कैलकुलेशन करने के बाद आंसर 0 बटा 0 आ रहा है। और लिमिट की दुनिया में ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ये अनडिफाइंड टर्म है, जिसको कहते हैं अनडिटरमिनेट टर्म। 7 प्रकार का अनडिटरमिनेट टर्म होता है, उसी में से एक ये भी है 0 बटा 0 अनडिटरमिनेट टर्म। जब भी लिमिट में ये वैल्यू आ जाए
जब इनपुट दोगे आउटपुट के रूप में 0/0 आ जाए तो समझ जाना ये आंसर होने वाला नहीं है, कुछ अलग आंसर इसका होगा और इसमें कुछ अलग मेथड अप्लाई होगा, इसका कैलकुलेशन होगा, इसका ऑपरेशन होगा और कुछ अलग आंसर होगा। तो 0/0 आंसर मेरा नहीं होगा, ये इंडिकेट कर रहा है आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें और इसका वैल्यू फाइंड करें। कौन इंडिकेट कर रहा है 0/0? तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको फार्मूला पे अगर बनाएंगे तो लिमिट को चेंज करके 0 बना देते हैं। आज आप अच्छा से सीख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में बार बार ऐसा आएगा और हम ऐसा ऑपरेशन करने वाले हैं कि किस तरह से लिमिट को चेंज किया जाता है। आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है और हम इसमें π/2 के बदले में 0 पुट करने वाला हूँ और कैसे पुट करेंगे उसको आप देखिए अच्छा से। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आंसर तो मेरा 0/0 आया अनडिफाइंड। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो और अगर आप पुट करते हैं और पुट करने के बाद 0/0 आंसर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि हमारा आंसर ये नहीं होगा। तब इस π/2 को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं फार्मूला बेस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अगर एल हॉस्पिटल रूल भूल जाओगे तो आपको यही काम आएगा और हर जगह एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं होता, इस बात को भी आप ध्यान से रखिए। जहां एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं होगा वहां पे हम ये फार्मूला अप्लाई करके उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको चेंज करके 0 बनाने वाला हूं। तो लिखिएगा स्टेप नंबर 1, लेट x बराबर π/2 प्लस h। स्टूडेंट्स क्या करना है, जो भी आपका x टेंस टू दिया है π/2 हम लिखेंगे यही x बराबर π/2 प्लस h, हमेशा प्लस करके लेना। हमने जहां पे h लिया है वहां पे आप y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो। एक ऐसा फंक्शन लेना जो कि इस क्वेश्चन में नहीं हो। यहाँ पे हम x बराबर π/2 माइनस h नहीं लेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब देख बाबू, चूंकि x टेंस टू π/2, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, x बराबर जो यहाँ पर रहेगा ना उतना प्लस h लिखना। अगर यहाँ पे 2 रहता तो हम लिखे 2 प्लस h, अगर यहाँ पर आएगा 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस h। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, x किसको अप्रोच कर रहा है, x π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो हम इस x के जगह पे π/2 पुट कर दें, कर दीजिए। इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम 1 से इस x के जगह पे π/2 पुट कर देते हैं। π/2 बराबर π/2 प्लस h, ये और ये कट जाएगा, इसीलिए h टेंस टू 0। समझ में आ गया कि h देखिए कैसे हम 0 कर लिए। अब इसीलिए क्वेश्चन से, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू π/2 cos x बाय π/2 माइनस x, यही आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x टेंस टू π/2 है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे x टेंस टू π/2, यहाँ लिखेंगे x टेंस टू 0। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके x टेंस टू 0 ला लिया। अब यहाँ पे x खत्म होने वाला है, आपने यहाँ से x को रिप्लेस कर दिया, x के बदले में जहां जहां x है वहां पे अब हम h पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए यहाँ पे cos x के बदले में क्या पुट करोगे, x के बदले में देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है π/2 प्लस h, तो यहाँ स्टूडेंट पुट कर देंगे π/2 प्लस h अपॉन। अब देखिए स्टूडेंट्स नीचे में है π/2 माइनस x है और x के बदले में क्या पुट करेंगे π/2 माइनस h, ये हो जाएगा π/2 और माइनस h। स्टूडेंट्स π/2 यहाँ से कट जाएगा, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, sin थीटा होगा और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में इसीलिए आंसर माइनस होगा। ये देखिए cos 90 प्लस h, ये हो जाएगा माइनस sin h बाय माइनस h और h कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये स्टूडेंट हो जाएगा sin h बटे h। अब आपको मालूम होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने शुरू स्टार्टिंग जो किया हूं वीडियो को उसमें ये फार्मूला अप्लाई किए हैं, देख रहे हैं ना, sin h बटे h, h टेंस टू 0 हो गया, फार्मूला अप्लाई होगा। अब sin का एंगल h है और h से ही डिवाइड हो रहा है, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा 1।
क्योंकि हमने बतलाया था कि साइन का जितना एंगल हो उतने से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। तो हमने देखिए इस क्वेश्चन को 0/0 आंसर आ रहा था, इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, ये आंसर नहीं होगा। ये 0/0 हमें बता रहा है कि मैं आंसर नहीं होने वाला हूँ, कोई और आंसर होगा। इसमें आप ऑपरेशन करो, आप इस π/2 को चेंज करो, किसमें, 0 में, तब इसमें लिमिट अप्लाई करो, हम आंसर आ जाऊंगा। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमने किस तरह से इसका लिमिट को चेंज कर दिया, कौन सा, x टेंड्स टू π/2 को 0 में कैसे बदला। हमने लिखा x बराबर ये जो दिया रहता है उतना प्लस h। अब x के बदले में हम यही पुट करेंगे ना, जो दिया है वो π/2 दिया है, तो हमने यहाँ पे π/2 पुट किया बराबर π/2 प्लस h, ये दोनों कट जाएगा, h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां आपका x है वहां पे h का फॉर्म पुट होगा, हमने पुट किया, कैलकुलेशन किया, आंसर 1 आया। समझ में आया? तो इसको आप समझिए, क्योंकि हम क्वेश्चन की दुनिया में भी नहीं गया। जब क्वेश्चन की दुनिया में जाएंगे तो आपका इसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, तो वहां पे हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको याद दिलाऊंगा कि बताओ वहां पर किस तरह से लिमिट चेंज किए थे। तो थोड़ा शॉर्टकट हुआ जाने के लिए हम यहाँ पे समय दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से। हमने एल हॉस्पिटल रूल के लिए एक अलग वीडियो बनाया हूं और आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए कि किस तरह से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है स्टूडेंट्स। लेकिन मैं त्रिकोणमिति सॉल्व करने वाला हूं, इसमें एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए एल हॉस्पिटल रूल किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कहां यूज होता है। अगर एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल का यूज कहां कहां किया जाता है वही बता रहा। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x/gx), यहां पे a ले लेता हूं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a f(x/gx), हम इस a को इसमें पुट कर देंगे, जो दिया गया है x टेंड्स टू a हर जगह पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू a fa/ga। जब आप इस a को जहां जहां x है फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका आंसर अगर 0/0 और ∞/∞ आता है। मैंने क्या बतलाया कि जो भी आपका लिमिट का क्वेश्चन होगा, चाहे वो अलजेब्रिक हो, ट्रायगोनोमेट्री हो, लॉगरिथमिक हो या एक्सपोनेंशियल, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी त्रिकोणमिति की दुनिया का, इसलिए ट्रायगोनोमेट्री में ही रहना है, क्योंकि अलजेब्रिक में हमने बढ़िया से एल हॉस्पिटल रूल के बारे में बता चुका। तो त्रिकोणमिति का अगर कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन में x टेंड्स टू जितना दिया है उसको पुट कर दो, पुट करने के बाद देखिए कि आपका आंसर क्या आया। अगर आपका आंसर 0/0 या ∞/∞ आता है तो समझ जाइए इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। यानी एल हॉस्पिटल रूल का यूज हम तभी करेंगे जब फंक्शन में जो x बराबर दिया है वो पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखेंगे मेरा आंसर अगर 0/0 आए या ∞/∞ आए तो वहां पे एल हॉस्पिटल रूल यूज होगा। अगर कहोगे कि सर 0/0 और ∞/∞ नहीं आए तो क्या हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कहूंगा मैं नहीं कर सकता। मतलब एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के लिए हमें बस यही दो वैल्यू आना चाहिए, वो चाहे किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, 0/0 और ∞/∞, ठीक है, तब हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो त्रिकोणमिति को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है फार्मूला यूज करके, अगर लिमिट 0 नहीं है तो लिमिट को 0 करना होता है, जिस तरह से मैंने बतलाया, 0 करके तब उसे सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा तरीका है बिना फार्मूला यूज किए एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे और हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं।
अब देखिए यूज कैसे होता है। अब तो ये पता चल गया कि फंक्शन में 0/0 और इन्फिनिटी आए तभी हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? देखिए पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको करना है नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में कर लेना है। मानिए पार्ट बाय पार्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है। ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई मेथड यूज होने वाला नहीं है। u इंटू वी या u/v का फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, अलग अलग पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन करना है। मतलब अगर ये मानिए ऊपर में फंक्शन है, इसका ऊपर में ही डिफरेंशिएशन करके नोमिनेटर में ही लिख दो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में ही लिख दो। मतलब पार्ट बाय पार्ट आपको डिफरेंशिएशन करके अपने प्लेस पे लिखना है, वहां पे u/v अप्लाई नहीं करना। जैसे कि आपका फंक्शन है fx, तो हमें fx का डिफरेंशिएशन करके ऊपर में ही लिख देना। कैसे? तो लिखेंगे डेरिवेटिव of given function part by part। जैसे कि इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में fx है ना, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा f डैश x, और नीचे वाले पार्ट जो gx है इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा ये gx, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे a होगा। यानी एक बार ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन करके तब आपका जो x टेंड्स टू a है उसको पुट कर दीजिए। तब हम यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू a f डैश a बाय g डैश a। कहने का मतलब क्या, ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करो, फिर नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करो, जो आपका आंसर आया है अब उस आंसर में जाके a पुट कर दीजिए। हमने यहाँ पे a पुट कर दिया, आपका आंसर यही होगा। आपका आंसर ये जो है इनपुट दिए, जो आउटपुट के रूप में आएगा वही आपका आंसर होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, समझ गए ना कि एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज होगा। एक बार डिफरेंशिएशन करके जो इनपुट आपका दिया है वो पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी एक बार डिफरेंशिएशन करके इनपुट जब उसमें पुट करोगे तो आउटपुट के रूप में आपका आंसर नहीं आकर फिर से 0/0 या इन्फिनिटी आ जाता है। एक बार आप डिफरेंशिएशन किए हो, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका आंसर डिफिनिट नहीं आए, यानी 0/0 या इन्फिनिटी के रूप में आए, तो फिर से आप जिसका डिफरेंशिएशन किए हो उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करो। यानी स्टेप नंबर 2, इफ आउटपुट इज इनडिटरमिनेट then again differentiation of function। मतलब आपने जो ये डिफरेंशिएशन किया है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x बाय g डबल डैश x। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर आ गया तब तो ठीक है, वहीं छोड़ दो, आप वो आंसर शो कर दो कि देखो ये मेरा आंसर है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जब आपका आंसर नहीं आए, ऐसा ही आ जाए, तो फिर से उसका एक बार डिफरेंशिएशन करो और डिफरेंशिएशन करने के बाद तब इसमें आप इसको पुट करिए, हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश a बाय g डबल डैश a। यही आपका आंसर होगा ना, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब कहोगे सर फिर भी आंसर नहीं आए तो सही बात है, ये क्वेश्चन आप जो किए हो कि 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आए तो क्या करेंगे बाबू, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आए, इसी रूप में आए 0/0 या इन्फिनिटी के रूप में, तो आप उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करो, मतलब 3 टाइम्स, तब इनपुट पुट करो। मतलब आपको तब तक डिफरेंशिएशन करना है जब तक कि आपको डिफिनिट वैल्यू ना आ जाए।
मतलब इस दोनों को छोड़कर जो वैल्यू आ जाएगा वही आपका आंसर है। डिफरेंशिएशन हम तब तक करेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का, या इनटू में भी हो सकता, जो भी हो, जब तक कि आपका आंसर नहीं आए। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है उस क्वेश्चन पे अब हम फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप तैयार रहें अब क्वेश्चन की दुनिया में जाने के लिए। हमने उससे पहले बहुत सारा कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया हूँ आपको, आप अच्छे से समझ गए होंगे ये मुझे आशा है।